अब हमारा जो अगला टॉपिक है, कार्य समाप्त हो चुके हैं हमारे, हमने कार्य को समाप्त कर दिया है। अब कार्यों से आगे बढ़ते हुए जो हमने डिवाइडेशन किया था कार्यों का, उसकी चर्चा करेंगे आगे। पहला तो सिद्धांत हमने क्या लिखा था कि मनु के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में दैवीय सिद्धांत हो गया, संप्रभुता का आधार क्या रखा गया है, प्रशासन के कार्य हो गए। अब जो नेक्स्ट बिंदु है वो हमारा है सामाजिक व्यवस्था या मनु की सामाजिक स्वरूप। मनु लिखना इसलिए ज़रूरी है, आपको ध्यान में चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ से चर्चा करते हैं हम। मनु का सामाजिक स्वरूप है तो मनुस्मृति मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था को एक परिष्कृत रूप देता है। आप समझ रहे हैं, मैं बात वही कर रहा हूँ जो आपके समझ में आ रही है, या जो आप देख रहे हैं आज जो हमारा ढांचा है समाज का, वो मनुस्मृति को उसका आधार माना जाता है। हम राजनीतिक ढांचे की बात नहीं कर रहे हैं, आर्थिक ढांचे की बात नहीं कर रहे, मुख्यतः जो हमारे समाज में जो आप डिवीजन देख रहे हैं आश्रम व्यवस्था का या वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वो दोनों जो आधार हैं वो मनुस्मृति से लिए गए। और परिष्कृत इसलिए कह रहा हूँ, वैज्ञानिक आधार है। ठीक है, कैसा रूप है? परिष्कृत रूप है एकदम। और ये परिष्कृत रूप का मतलब क्या हो गया? वैज्ञानिक स्वरूप। परिष्कृत कैसे? क्योंकि योग्यता और आपके उद्देश्यों में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, वो आश्रमों में निर्धारित किया गया। यानी ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, शूद्र वर्ण है या वैश्य वर्ण है, इन चारों वर्णों के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त किया जाएगा किस तरह से, पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। उन पुरुषार्थों को इन वर्ण और आश्रमों के द्वारा प्राप्त करने के लिए मार्ग बताया गया है। यानी आप अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से किस तरह से मूल्यवान बना सकते हैं, और आप समाज में रहकर किस तरह से योगदान दे सकते हैं सामाजिक संरचनाओं में, उसका पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? मनु के द्वारा। और किस में किया गया है? मनुस्मृति में। इसलिए मनुस्मृति क्या है? मूलतः है एक सामाजिक ग्रंथ है, या सामाजिक व्यवस्था पर लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। और मनु को खुद को भी क्या माना है हमने? एक सामाजिक या नीति नियंता। क्या कह सकते हैं उसको? सामाजिक नीति नियंता। इससे क्या आया? परिष्कृत रूप जो प्रदान किया गया, या जो आधारभूत जो तत्व थे समाज के लिए, आधारभूत तत्वों की स्पष्ट विवेचना की गई, चर्चा की गई, उन्हें संशोधित किया गया। इससे क्या हुआ? इससे समाज में संगठन आया, इससे समाज का संगठित स्वरूप निर्धारित किया गया, या निर्धारित करने में सहायता प्राप्त हुई। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो विषय था, यह विषय इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि उस समय का जो हमारा सामाजिक ढांचा है, वो सामाजिक उद्देश्यों के
प्राप्त करने में इस तरह की संलिप्त हो गया था अनैतिक कार्यों में या अपने दायित्वों के निर्वहन में कि उसका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा था। जिनको रखकर समाज की संरचना की गई थी या जिन आवश्यक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज नाम का जो संगठन बनाया गया था वो प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, बाहरी जो आक्रमण थे वो हो सकता है, व्यक्ति के चरित्र में या नैतिकता में जो पतन हुआ उसके चरित्र का वो पतन हो सकता है, लेकिन कारण कुछ भी रहा हो लेकिन उसे सही दिशा में लेने का प्रयास किया गया मनुस्मृति के आधार पर। तो मैंने बताया कि व्याख्या की गई संबंधों की, तो इस स्वरूप में तो मनु के सामाजिक स्वरूप के अंतर्गत या सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो देखें आप। पहले तो हम देखेंगे कि इनका आधार क्या था। जो भी परिष्कृत स्वरूप मिला या संगठित रूप मिला तो इसके लिए क्या किया गया या किन आधारों का निर्धारण किया गया, वो आधार देखें आप। तो सबसे पहले तो आधार थे नैतिक आधार, क्या क्या वो नियम होंगे या नीतियाँ होंगी जिनके आधार पर समाज का संगठन किया जाएगा। पहली बात, पहला आधार। दूसरा था वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था क्या थी, क्या था इसका स्वरूप, ठीक है। तीसरा था वर्णों के जो दायित्व थे, 4 वर्ण थे, उनके क्या क्या दायित्व थे या कर्तव्य थे का निर्धारण किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा गया कि इन वर्णों के आपसी संबंध भी निश्चित कर दिए गए लिखकर। वर्णों के आपसी संबंधों का निर्धारण किया गया। ठीक है। फिर दूसरा विवादास्पद बिंदु और आ रहा है यहीं, वो था शूद्रों की और महिलाओं की क्या स्थिति थी मनुस्मृति में या मनुस्मृति के द्वारा शासित राज्य में। महिलाओं की स्थिति, ठीक है। जो अंतिम बिंदु है वो देखें आप, वो है आश्रम व्यवस्था। इसको एक साथ कहा गया था वर्णाश्रम, लेकिन हम इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, आश्रम व्यवस्था, ठीक है। तो ये 6 बिंदु हैं मुख्य तौर पर जिनका अध्ययन किया जाएगा किसके अंतर्गत, मनु की जो नीति है, सामाजिक स्वरूप जो है, जो आज भी प्रासंगिक है या आज भी जिसके विषय में बात की जाती है, वो ये विषय है। अब इस विषय को ध्यान में रखने के लिए आपको हम वहाँ ले चलेंगे जहाँ मनु थे या मनु काल के दौरान कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करेंगे आज की जो जाति व्यवस्था है, वैसी जाति व्यवस्था नहीं थी, वहाँ जाति थी नहीं, जाति शब्द मैंने कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर वर्ण है शूद्र वर्ण, वहाँ उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो व्यवस्था थी इसका विकृत रूप आ गया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। वर्तमान में इस सामाजिक स्वरूप का या सामाजिक व्यवस्था का विकृत रूप सर्वाधिक विवादास्पद है, सर्वाधिक विवादास्पद है, जो कि किस में बदल गया, अब जाति व्यवस्था में बदल गया, जो कि वर्ण व्यवस्था से किस में बदल गया, जो कि वर्ण व्यवस्था से
जाति व्यवस्था में बदल गया है। मनु के अनुसार, ठीक है, मनु ने क्या दी थी? वर्ण व्यवस्था दी थी, हमने उसको किस में बदल दिया? जाति व्यवस्था। वो ही कारण क्या है? इसके विवादास्पद होने का कारण है। क्या है विकृत रूप? जाति व्यवस्था। इसके कारण ये कैसा हो गया? विवादास्पद हो गया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में तो सिस्टम था एक जाति से दूसरी जाति में जाने का, और उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी भी नहीं थी, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का, सॉरी। तो लेकिन जाति व्यवस्था में ऐसा खुला प्रावधान नहीं है। और एग्जाम्पल आपको पता ही है, विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए थे, ऋषि हो गए थे। कहने का मतलब जिस तरह ऋषियों का कोई धर्म या जाति नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता विशेष, उसी तरह की व्यवस्था का समर्थन करते थे मिस्टर मनु। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, आज जाति व्यवस्था ज़्यादा मानी जा रही है। तो हम इन 6 बिंदुओं की चर्चा करेंगे, और इन 6 बिंदुओं की चर्चा करने के दौरान हमारा पूरा आकलन होगा किसका? सामाजिक व्यवस्था का। इसको एक बार आप अपने ध्यान में रखिए, ये 6 बिंदु याद कीजिए, कारण देखिए आज की चर्चा में है, और उसको देखिए। फिर आगे चलते हम नैतिक आधारों को देखेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, आपको समझने में थोड़ा नई चीज़ है, थोड़ी नई है। मैंने पहले कहा था, आपने इसको पहले पढ़ा नहीं है, और पहले नहीं पढ़े होने के कारण कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमको आसानी से समझ में नहीं आती। इनको सरल करने का प्रयास किया है, आप समझें, उसको अपने अप्लाई करें, अपने आसपास के माहौल से उसकी तुलना करें। अब ऐसा मत करना कहीं ब्राह्मण तो ब्राह्मणवाद को लेकर आगे बढ़ जाएं, शूद्रों को लगे साहब मनुस्मृति क्या है, इसको तो कोर्स में होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ये इस तरह के विवाद हैं, तो उनको विवादों को एक जगह रखें, और उसमें से जो चीज़ मूल्यवान है उसको पकड़ कर रखें, ठीक है। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, अच्छा रहेगा, आपके दिमाग को खोलने का भी काम करेगी वो। और देखें तो इसको क्या किया, हालांकि इसकी रचना क्यों की गई थी, या मैं यहाँ लिख दूँ, बाहरी तत्वों से या बाहरी तत्वों के संक्रमण से बचाने के लिए। संक्रमण समझ गए आप, संकर प्रजातियां उत्पन्न हो रही थी, हुण कोई वो आपको सबको बताएं, हुण, शक, कुषाण, इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो, ठीक है। इनका ध्यान रखें, बाहरी तत्वों के संक्रमण से बचाने के लिए। पहले भी थी सामाजिक व्यवस्था, ऐसा नहीं है, लेकिन तब इतना संघर्ष नहीं था। हुण और ये शक, हुण जो कुषाण है वो बहुत दूर से आए थे, बहुत डिफरेंट संस्कृति के प्रभाव में हमारी संस्कृति आने वाली थी, उसको बचाने के लिए इस तरह का संगठन किया गया। आगे चलते हैं अब। तो किसी भी आगे चलें तो पहला काम हम करते हैं ये, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का नैतिक आधार।
ठीक है, इसमें चलते हैं। अब देखिए, किसी भी समाज को चलने के लिए या उसको संगठित करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे नियमों को रखा जाता है जिनके आधार पर वे सभी वर्ण या वे सभी जो वर्ग हैं वो समाज के, उनमें एकता स्थापित हो। एकता स्थापित होने का मतलब जो उनमें असमानता है या किसी बात को लेकर विवाद है या किसी बात को लेकर असमानता को लेकर व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों या उन सभी जो विवाद हैं उनका समाधान किया जाए और समाधान करके कुछ ऐसी बातों पर आम सहमति बनाई जाए जिससे कि वे उन कार्यों को करने के लिए सहर्ष अपनी स्वीकृति दें। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस बिंदु पर या जिस बात पर या जिस मुद्दे पर किसी तरह का विरोध है तो उस मुद्दे को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि जो विरोध करने वाले हैं और जो उस मुद्दे को रखने वाले हैं जिस रूप में, उन दोनों के मध्य किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहे। यानी ऐसे सार्वभौमिक तत्वों की खोज की गई, उनका निर्धारण किया गया जिस पर आम सहमति बनाई जा सके या जिस पर लोगों के मध्य कोई विवाद नहीं हो। तो देखें आप, मनु ने प्रयास किया पहला, मनु ने सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए व्यवस्था के उचित संचालन के लिए सार्वभौमिक नियमों का, सार्वभौमिक इसका मतलब आप सबको पता नहीं है तो हम चर्चा कर लेंगे, सार्वभौमिक नैतिक नियमों का निर्धारण किया। ठीक है, यानी जो हमारी मॉरलिटी से संबंधित जो नियम हैं वे नियम ही मनु ने निर्धारित करने का प्रयास किया। और ये जो नियम हैं, ये नियम क्या करते हैं? मनुष्य के व्यवहार को या मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। मानव के व्यवहार को क्या करेंगे? ये कंट्रोल करेंगे। अब हमारे भारत में क्या होता है, कई बार हम ये काम इसलिए नहीं करते, अरे कोई क्या कहेगा, अरे भगवान पाप देंगे, अरे भगवान ऐसा होगा, अरे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो ये जो डर पैदा किया गया है या फिर ये एक नियंत्रण जो स्थापित किया गया है, वो कई बार किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोक देता है। तो इस तरह के, अब वहाँ तो डर तो गलत चीज़ है वैसे तो, लेकिन कई लोग डर के कारण ऐसा करने से रुक जाते हैं और जो वास्तव में उस धर्म के तत्व को जानते हैं वो उस तत्व की चर्चा करने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये कार्य किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ वो डर से नहीं करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। राम जी ने भी छुपकर बाली का वध किया, तो वहाँ एक तरह से डर, छुपकर किसी की हत्या करना अधर्म हो जाता है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। बाली एक दुष्ट शासक था और बाली को हराने के लिए एकमात्र विकल्प वही था। तो वहाँ पर उस बाली के व्यवहार को नियंत्रित करना था, जो अनुचित जो व्यवहार था उसको नियंत्रित करने के लिए राम जी के पास वही एकमात्र विकल्प था। ठीक है, तो वो मानव के व्यवहार को नियंत्रित करना, रावण के व्यवहार को नियंत्रित किया, आगे जो भी है पहले खुद को नियंत्रित किया एज ए राजकुमार, शासक नहीं है तब वो, तो वहाँ उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया। फिर बाद में आगे उन अत्याचारी शासकों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए ये नियम बनाए गए थे। ठीक है, आगे देखें आप। अब मनु ने क्या किया? इन नियमों को ही किसका नाम दे दिया? धर्म का। यानी धर्म क्या हो गया? वे सार्वभौमिक नैतिक नियम जिनका सभी के द्वारा पालन किया जाता है, या जो व्यवहार मानव के व्यवहार को
अनुचित व्यवहार को उचित व्यवहार में बदलते हैं या उचित व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह से अनुचित व्यवहार करने को रोकते हैं। मनु ने इन नियमों को ही क्या कह दिया, नियमों को धर्म का नाम दे दिया, धर्म का नाम दिया। तो प्रश्न आ जाता है कई बार कि मनु के अनुसार धर्म क्या है, ठीक है। तो मनु के अनुसार धर्म ये है और उसका आधार क्या है, वो आधार ये है। क्यों बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे। आगे चलें। अब मनु ने बताया कि अब मनु कोई ज्ञाता तो थे नहीं, या मनु ने जो कह दिया वो फाइनल हो जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। मनु ने स्वेच्छा से लिख दिया, तानाशाह व्यक्ति की तरह इस प्रकार का काम उसने नहीं किया, ठीक है। मनु ने कहाँ से लिए ये, या मनु ने सार्वभौमिक नियम कैसे बन सकते हैं वो, या उन नियमों में सामंजस्य कैसे आ सकता है। तो वहाँ पर जो पहले से जो प्रचलित नियम हैं उन नियमों को निर्धारित करने का काम किया, यानी ऐसी वो चीज़ें जहाँ पर प्रारंभ से ही किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, उन विषयों को भी शामिल करने का प्रयास किया। किसके द्वारा, मनु के द्वारा। लिखे धर्म के सोर्सेज, धर्म के स्रोत, ये भी प्रश्न आता है कई बार। तो इसमें देखिए आप, वेद, स्मृति, राजाज्ञा, ठीक है, अंतःकरण, अंतःकरण और सज्जनों का व्यवहार। कितने हो गए टोटल, 5। धर्म के सोर्स कितने हैं, 5। ये सब आप जानते हैं। वेद जो थे वो 4 थे और उन वेदों में यही लिखा गया है कि किस तरह से देवताओं की अर्चना करें, पूजा करें, ये करें, वो करें, दान करने के नियम, युद्ध करने के नियम, सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट है। स्मृतियाँ मैंने बताई, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और मनु स्मृति। और मनु स्मृति का मतलब याद के आधार पर जो नियम थे, या ऐसे नियम जो थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और जिन पर आम सहमति है, उनको तो यहाँ से लिए, यहाँ से नियम उठाए और मनुस्मृति में रखा। और मनुस्मृति में अगर किसी बात पर विवाद नहीं है तो वो नियम सर्वमान्य हो गया, विवाद है तो उसमें संशोधन किया गया, फिर भी नहीं हुआ तो हटा दिया गया, ठीक है। राजाज्ञा तो आप जानते हैं, राजा ने जो कह दिया वो क्या है, स्पष्ट कानून है, क्योंकि राजा भी क्या है, अंतिम न्यायाधीश है, और न्यायाधीश के तौर पर वह भी कानून का निर्माण करने का अधिकारी है। अंतःकरण का मतलब क्या होता है, आपका मन। तो आप भी जानते होंगे कि जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं तो सबसे पहले टांग अड़ाएगा ये, या सहयोग करेगा ये। आप समझ गए होंगे मैं किस टांग की बात कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले मन कहेगा आज नहीं कल, कब पढ़ेंगे, कल, और वो कल कभी आता नहीं है कई बार। और अगर आपने हफ्ते भर इस मन को इग्नोर करते हुए पढ़ना शुरू रखा या कंटिन्यू रखा तो फिर ये मन आपका सहयोगी हो जाता है सबसे बड़ा। ये कहता है पढ़ेंगे आज ही, अब तो पढ़ेंगे। 7 दिन 10 दिन तक आप इस मन को इग्नोर करिए उस मामले में, तो ये आपके अनुसार चलने लगेगा। मन को साधेंगे तो सब सज जाएंगे, सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी, संतुलित हो जाएंगी। सज्जनों का व्यवहार आप जानते ही हैं कि जिस समय जानते हैं, बार बार मैं प्रयोग करता हूँ, आप जानते हैं तो फिर जानने की आवश्यकता क्या है। कई बार लगे सब कह सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब था आपको जानना चाहिए। आप जानते हैं से कहने का मेरा मतलब है कि आपको जानना चाहिए। तो आपके आसपास भी वे सज्जन लोग होंगे जिनकी कोई अच्छाई आप कहीं इंक्लूड करना चाहते होंगे। या अगर मैं कह दूँ आपके जो आइडियल हैं, आप उन आइडियल का कोई ना कोई बात अपने व्यवहार में उतारते हैं। जो हल्के फुल्के लोग होते हैं कई बार वो क्या करते हैं, उसके जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, उसकी जैसी कटिंग करने लगते हैं, उसके जैसे डायलॉग डिलीवरी करने लगते हैं। तो मतलब वो उसके व्यवहार से प्रभावित तो हैं, लेकिन किस फील्ड में कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग होते हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं जो राष्ट्रपति थे, और विवेकानंद हैं, या कोई अन्य जो भी व्यक्ति हैं, आप उनसे भी जो भी चीज़ आप सीखते हैं वो भी आपके लिए, तो वो व्यक्ति आपके लिए किसका काम करता है, सोर्स का काम करता है। तो ऐसे ही मनुस्मृति में जो भी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं किन्हीं परिस्थितियों में जहाँ किसी विषय का कोई उदाहरण नहीं मिला, या कोई कानून नहीं मिला, या कोई प्रावधान नहीं मिला, ऐसी जगह में किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा उस समय जो व्यवहार अपनाया गया होगा
उसे भी मनुस्मृति में कानून या धर्म के सोर्स के रूप में रख दिया गया। ठीक है, तो आप समझ गए इन चारों पांचों के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये धर्म के सोर्सेज है, यानी ये जो सार्वभौमिक मैं बात कर रहा था, नैतिक नियम जो आपके चरित्र को चरित्रवान बनाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जो व्यक्ति जिन नियमों का पालन नहीं कर पाता है, कई बार ऐसे उच्च स्तर के नियम हैं, यानी आप व्यक्ति को महान व्यक्ति बनाने की ओर अग्रसर करते हैं, ये व्यक्ति को देवता में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सार्वभौमिक नैतिक नियम अगर इनका पालन किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ जाती है। सज्जनों का व्यवहार अच्छी बात है, मन आपका कभी भी गलत आपको सलाह नहीं देगा। दो विचार आएंगे, अब आप पे डिपेंड करेगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, स्मृति 18 है। अब राजाज्ञा को क्या मानेंगे आप? क्या राजाज्ञा, क्योंकि मनुस्मृति कह रही है राजाओं के लिए, तो क्या राजाज्ञा वास्तव में धर्म का सोर्स हो सकती है क्या? तो ये बाकी सब चीज़ें तो पॉजिटिव हैं। सज्जन ही जिस शब्द में आ गया तो उसका व्यवहार, वेद पहले से कह रहे हैं, स्मृति पहले से कह रही है, अंतःकरण कभी गलत नहीं होता। आपका मन हमेशा आपको गलत व्यक्ति के प्रति भी सचेत करता है, गलत कामों के प्रति भी सचेत करता है। लेकिन राजाज्ञा एक व्यक्ति के अंतर्गत है। राजा के पद पर कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है। तो एक व्यक्ति जिसका काम सत्ता को संभालना है, तो वह आप समझ सकते हैं कि सत्ता को अपने नियंत्रण में करने के लिए ही कानून का निर्माण कर सकता है कई बार। यानी राजा ने जो आज्ञा दी है वह राजा अपने हित में तो देगा। अभी जैसे भी कोई शासक काम करेगा तो कहीं ना कहीं वह अपना हित देखेगा या राज्य का हित देखेगा, तो वो प्रजा के हित को प्रभावित कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या कहा गया है कि कौन सी राजाज्ञा धर्म के सोर्स के रूप में काम करेगी? सभी राजाज्ञा की बात नहीं कर रहे हैं, सारी राजाज्ञाएं नहीं चाहिए हमको ऐसी राजाज्ञा चाहिए जो कि धर्म व विद्वान व्यक्तियों के आचरण से, विद्वान व्यक्तियों के द्वारा मान्य हो या उसके लिए सहमति प्रदान की गई हो। अर्थात राजाज्ञा क्या है? निरंकुश नहीं है। अर्थात राजाज्ञा निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर ही क्यों सिस्टम किया गया है? क्योंकि राजा ही अपने लिए सारे नियमों का निर्धारण कर सकता है। भले बुरे की बात करेंगे तो कौन आएगा उसमें? राजाज्ञा। राजा को ही कह देगा कि राजा आप गलत है, हट जाइए पद से, तो राजा कह देगा कि कई बार नहीं होता है, कई बार नहीं होता है, कई जगह हो जाता है। कंस, रावण और भी शासक हो सकते हैं जिन्होंने राजाज्ञा के रूप में जो जो आज्ञाएं थी, कई बार वे गलत भी हुई लेकिन पालन करना पड़ गया। लेकिन ऐसी राजाज्ञाओं को धर्म का सोर्स नहीं माना जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि धर्म, एक राजा हुए हैं रघुवंश में ही, राम के वंश में, उन्होंने एक बार एक पक्षी उनके पीछा करता हुआ आ रहा है, बाज कबूतर का पीछा कर रहा है। अब बाज को बचाए तो वो कबूतर को बचाए तो बाज के साथ अन्याय हो जाता है। ठीक है, और उसका धर्म है अपने पेट भरने के लिए वो शिकार करेगा, उसको प्रकृति ने ऐसा बनाया है। कबूतर शरण में आए राजा की, अब राजा क्या करेगा? दोनों को बैलेंस करने के लिए उसने क्या किया? कबूतर की जान बचाने के लिए, अब उसकी शरण में आया इस वजह से, नहीं तो हमेशा मरते हैं कबूतर, बाज खाते हैं, उनको पेट भरते हैं। तो उन्होंने अपने शरीर, उस शरीर से उसके वजन के बराबर मांस क्या कर दिया? उस बाज को डोनेट कर दिया। तो वहाँ तो जो राजा ने जो व्यवहार उपस्थित किया वह अनुकरणीय था, भविष्य में उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन जो राजाज्ञा कंस के द्वारा दी गई या रावण के द्वारा दी गई, वो कभी भी धर्म का सोर्स नहीं बनेगी, ऐसा कह रहा हूँ। सारी राजाज्ञाएं नहीं है धर्म का सोर्स, बाकी सारी चीज़ें यहाँ आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन राजाज्ञा को देखा जाएगा कि वो किन परिस्थितियों में किस प्रकार की प्रकृति है। राजाज्ञा निरंकुश नहीं होगी, या राजा जो है वो क्या नहीं होगा? निरंकुश नहीं है। राजाज्ञा निरंकुश नहीं है या राजा निरंकुश नहीं है। किसके अधीन है वो? धर्म के अधीन है। ठीक है, किसके अधीन है? धर्म के अधीन है। यानी राजा किसी भी परिस्थिति में निरंकुश नहीं हो सकता है भारतीय परिस्थितियों में तो। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो मनु ने बताया, सोर्स बता दिए, उसके बाद चलते हैं आगे। देखें आप इसको, ये प्रश्न आता है कई बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। धर्म किसको कहते हैं, धर्म के क्या सोर्सेज हैं। आप देखिए अब इसके अलावा जो है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आधार हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार जो नैतिक आधार हैं वे क्या हैं। एक तो है सत्य, ठीक है, और एक है अहिंसा। ठीक है, इसके अलावा चर्चा की गई है आगे, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए यम और नियम। आपने अष्टांगिक योग का नाम सुना होगा, उसमें 8 चीज़ें आती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अष्टांगिक योग है, योग से जोड़ रखा उसको। तो वो योग भी क्या करता है, व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करता है और उस व्यक्ति को इन दोनों पक्षों में मजबूत बनाने का काम करता है। तो जब व्यक्ति इन दोनों रूपों में स्ट्रांग होगा तो वह किसी भी गलत डिसीजन को लेने से बचेगा या उसकी डिसीजन पावर क्या हो जाएगी, अच्छी रहेगी। तो इसी के आधार पर यम और नियमों का निर्धारण भी किया गया है, किसमें, मनुस्मृति में। यानी मनुस्मृति में भी ये चर्चा की गई है कि व्यक्ति के व्यवहार को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं। तो यम में देखिए आप, यम में कुछ भी नहीं है खास, दया हो। अब जो दया का व्यवहार आप करेंगे या आपके प्रति कोई करेगा तो निश्चित आपके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। सरलता होनी चाहिए, व्यवहार में क्या होनी चाहिए, सरलता, प्रसन्नता, अहिंसा। ठीक है, और देखिए आप, सत्य, ये सब क्या है, यम है। और नियम है दान। क्या करेंगे आप, दान, तपस्या, और अक्रोध, स्वाध्याय, ये सारे क्या हैं, गुरु के प्रति भक्ति, ये नियमों के अंतर्गत और यम नियम के अंतर्गत आते हैं। ये यम देवता नहीं है, कहीं आप यम महाराज बनाते इसको, ठीक है, यम देवता नहीं, ये यम है, यानी ये सैद्धांतिक पक्ष है किसका, आपके व्यवहार को परिवर्तित करने के माध्यम है। और ये इन सैद्धांतिक नियमों का व्यवहारिक रूप है। आप दान दीजिए, दान क्रिया है, ठीक है, तपस्या कीजिए आप अपने व्यक्तिगत विकारों को दूर करने के लिए, क्रोध नहीं करें आप, गुस्सा नहीं करें किसी पर। आप जानते हैं जब क्रोध की परिस्थिति आती है तो सामान्य व्यक्ति क्रोध करेगा, और जब आप उस परिस्थिति से ऊपर हो जाते हैं तो आपको गुस्सा आने वाली परिस्थितियों में भी गुस्सा नहीं आता है। सामान्य आदमी तो गुस्सा नहीं करने वाली परिस्थितियों में भी क्या कर लेता है, गुस्सा कर लेता है। स्वाध्याय करें, गुरु के प्रति भक्ति का प्रदर्शन करें। कैसे की जाएगी गुरु के प्रति भक्ति, तो ये आपके व्यवहार को चेंज कर देंगे। ईश्वर ने जब अवतार लिया था तब उन्होंने भी अपने गुरु के प्रति या गुरु की आज्ञा का क्या किया था, पालन किया था, ठीक है। तो इस तरह की हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली चीज़ें हैं। और 2 चीज़ ऐसी भी हैं जो गांधी जी ने भी की थी,
जिसमें आता है एक तो क्षमा, प्रार्थना, उपवास, ये याद रखें आप, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें तो छूट जाती है कई बार। क्षमा, जब आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे या इन सिद्धांतों या तत्वों का प्रयोग करेंगे अपने दैनिक आचरण में या व्यवहार में, तो आपके समझ में आएगी कि उससे आपका जो व्यवहार है पहले की तुलना में बदल गया, यानी उसमें पॉजिटिव इफेक्ट आया। आप किसी को माफ़ कर देंगे, गुस्सा करना, सज़ा देना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्षमा जब आप करेंगे तो आपको एहसास होगा कि उस व्यक्ति के व्यवहार में भी आएगा जिसको आपने क्षमा कर दिया, उसकी गलती होने पर। ऐसे नहीं अपनी गलती हुई फिर भी आपने क्षमा कर दिया अगले को, ऐसा नहीं करना है। उसकी गलती होने पर उसको क्या कर दिया आपने, माफ़ कर दिया, ठीक है, फॉरगिव कर दिया। लेकिन अगर आप क्षमा मांग भी सकते हैं, करना ही नहीं, मांग भी सकते हैं। आपसे गलती हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। तो इससे भी आपका जो इंटरनल जो पावर है वो बढ़ती है। तो इसीलिए मनु ने भी इन यम और नियमों की व्यवस्था की है, और ये भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ये ध्यान कर लें, इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैं निशान लगा दूँ आप ध्यान कर लें, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये इसका सैद्धांतिक पक्ष है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये वही बात है जो हम बात कर रहे थे अभी। यम तो क्या है, सैद्धांतिक पक्ष है, सिद्धांत बनाए गए, और नीचे जो है वो व्यवहारिक पक्ष है इसका, व्यवहार में आपको ऐसा करना है। सत्य है, सत्य बोले आप जब, ठीक है। प्रसन्नता आपके व्यवहार में दिखाई देगी, खुश रहना चाहिए। खुशी भी इन्फेक्ट करती है, ठीक है, इन्फेक्शन करती है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए जो वर्ण व्यवस्था है इसका दूसरा नैतिक आधार हमको समझ में आ गया। क्या क्या नैतिक आधार हैं, ये हैं, और जो हमने पहले बात की धर्म के सोर्स के रूप में, ये सभी क्या है, सैद्धांतिक आधार पर काम कर रहे हैं, और इसी से हमारे समाज में परिवर्तन आ रहे हैं। आगे चलते हैं हम वर्ण व्यवस्था को लेकर। तब तक आप इसको देखें। आप सोचते होंगे कि सर क्या करना है, आजकल तो कोई मानता ही नहीं है, आजकल कोई इनमें विश्वास नहीं करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हम झूठ बोलना प्रारंभ थोड़ी कर देंगे। दूसरा देखें, मनु के सामाजिक स्वरूप का दूसरा जो बिंदु है वो है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था क्या है, हमने भी बात की थी, समाज का योग्यता के आधार पर, समाज का योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर किया गया वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी समाज को उनके दायित्वों की जिम्मेदारी या उनके जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए क्या कर दिया गया, उनको बांट दिया गया। और बांट दिया गया किस आधार पर, योग्यता के आधार पर। ठीक है, कितने वर्ण बना दिए गए, 4 वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, ये मैं उसी क्रम में लिख रहा हूँ जिस क्रम में मनु इनको रखता है। ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई,
क्षत्रिय की हाथों से, भुजाओं से, ठीक है, वैश्य की जंघाओं से और शूद्र की पैरों से। इनका मुख्य काम बता दिया गया। शिक्षा, सुरक्षा, अर्थ और सेवा, ठीक है। ये तब का वर्गीकरण है जब मनु है, ठीक है ना। आप कहीं लड़ने मत आ जाना मुझसे कि सर हम तो नहीं करेंगे, हम तो पढ़ाएंगे, या हम तो सेना में जाएंगे। जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, और भी राजपूत रेजिमेंट है, और भी सब हैं जातिगत आधार पर। आज की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कब की, मनु के समय की। आज भी हो सकता है वर्गीकरण जो भी रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं वो सभी क्षत्रिय श्रेणी में हैं। हो सकता है जो सब पढ़ा रहे हैं वो सब ब्राह्मण श्रेणी में रखे जा सकते हैं, मनु होते तो भी, ठीक है। तो ये वर्गीकरण किया गया किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर। किस व्यवस्था के अंदर, वर्ण व्यवस्था के अंदर। कितने वर्ण रखे गए, 4 वर्ण रखे गए। तो इन 4 वर्णों के मध्य सामंजस्य का ही नाम सामाजिक संतुलन के लिए, कि समाज को, अब आप जानते हैं क्या इनमें से किसी चीज़ को कम कर सकते हैं क्या हम? शिक्षा को हटा सकते हैं क्या, सुरक्षा को हटा सकते हैं क्या, क्या धन की जरूरत नहीं है क्या, क्या सेवा नहीं करनी है क्या, क्या जो हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन में हमको जो सहायक व्यक्ति चाहिए, सहायक भी लिख सकते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है क्या? अगर ये इनमें से एक भी चीज़ को आप कम कर देंगे तो सोसाइटी में डिसबैलेंस आ जाएगा, और ये आवश्यक अंग है। और उस समय इनकी जो व्यवस्था थी, जो स्थिति थी, वह किसी भी तरह से सामाजिक बहिष्कार का कारण नहीं था। इनको दायित्व दिए गए थे समाज को, और ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो सामाजिक संतुलन बनाना था। स्थापित किया गया। तो अब आप जानते हैं नेपोटिज्म, आप जान रहे हैं नेपोटिज्म जो है उसमें क्या हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, आज भी है। लेकिन अब वो उस नेपोटिज्म के रूप में आ गया, विकृत रूप आ गया उसका। तो अगर वो सही रूप में चलता तो शायद कैपेबल जो आदमी होता या मोस्ट कैपेबल जो व्यक्ति होता वो अपने अपने फील्ड में जाता और वहाँ पर अपना नाम करता, अच्छा एक्टर साबित होता। लेकिन कई एक्टर अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा नेपोटिज्म में के आधार पर आप उन अच्छे व्यक्तियों की एक्टिंग को पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने पिता या अपने दादा या अपने परिवार के नाम के कारण ही वहाँ काम पाते हैं। तो यहाँ पर वो इसके एंटी रहेंगे, वो नहीं कहेंगे कि योग्यता के आधार पर वर्गीकरण होना चाहिए। वास्तव में जो व्यक्ति योग्य है वो कभी भी इस बात का विरोध नहीं करेगा, वो ये कहेगा हाँ जो जिस व्यक्ति इन चारों कार्यों में से योग्य है उस व्यक्ति को वैसा ही काम मिलना चाहिए। तो ये इसलिए वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है ताकि वहाँ पर समाज में क्या है, संतुलन स्थापित हो। और फिर कई लोग विरोध भी समझ सकते हैं कि अब मैंने ये कहा है कि सर आपने देखा था क्या ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुए थे, किसी ने देखा था क्या? तो मैं बता दूं कि हमने पहले भी चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? कि देवता अगर हैं या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन शासक में देवताओं का अंश विद्यमान है, ऐसी हमने क्या की थी, कल्पना की थी। देवताओं का अंश विद्यमान है किस रूप में? प्रतीकात्मक, एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ भी इनकी उत्पत्ति का उत्पत्ति को प्रतीकात्मक रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी हमको वो लोग चाहिए जो शिक्षा दे सके, यानी हमको वो लोग चाहिए जो सुरक्षा दे सके। तो सुरक्षा यानी पैरों से उत्पत्ति होने का मतलब सेवक चलायमान रहे, स्थिर होकर के बैठ नहीं जाए, वो चंचल रहे, कार्य को तुरंत करने की योग्यता हो। उसके पैर मजबूत होने का मतलब क्या हो गया? वो अच्छे तरीके से काम करने, थकान और काम के बीच में बैलेंस करते हुए चले।
कई लोग होते हैं ना काम के भूत होते हैं, तो लगातार लग जाते हैं तो बहुत काम ही लगातार करते रहेंगे और नहीं करेंगे तो बिल्कुल बैठ जाते हैं। ऐसा डिसबैलेंस नहीं हो, ठीक है। पूरे समाज की अर्थव्यवस्था को संभालती है कौन? पूरे शरीर का वजन या बैलेंस करने का काम करता है यहाँ, ठीक है, घुटनों से ऊपर का पोर्शन। अगर वो कमज़ोर है तो बाकी पोर्शन अपने आप ही क्या हो जाएंगे? कमज़ोर होते जाएंगे। ये इनको संभालते हैं, मतलब सब उत्तरोत्तर चलती रहती है व्यवस्था, ठीक है। तो आगे चले, फिर ये इनका काम है, मजबूत होंगे हाथ सुरक्षा करने के लिए। शस्त्र संचालन में चाहिए सैनिकों को तो हाथ, चपलता, चंचलता हाथों की वो उपयुक्त है। मुख का मतलब क्या हो गया? बोलने में, बोलने का काम रहता था शिक्षा का, शिक्षक का, बोलकर स्पष्ट करे विचार। बोलने से ही व्यक्ति, आप जानते हैं जो व्यक्ति जब तक चुप रहता है तो आप उसके मन में कोई धारणा, आकलन जो करते हैं वो जरूरी पक्का ही हो, लेकिन जैसे ही वो बोलना प्रारंभ करेगा, स्टार्ट करता है पहला शब्द, जैसे विवेकानंद ने किया था आज के दिन 1893 में, तो पहला जो सेंटेंस बोला था, बोलते ही उन भीड़ ने अंदाज़ा लगा लिया था कि सामने जो बोलने वाला जो व्यक्ति है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी है। तो ये जो बोलने का काम है, बोलने से ही आप स्पष्ट हो जाते हैं कि वो व्यक्ति क्या बोलने जा रहा है। या फिर यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर कैसी ही दुविधा हो, कैसा ही असमंजस हो, कैसी ही कुछ कमियाँ चल रही हों, लेकिन जब आप बोलें तो वो सामने नहीं आनी चाहिए। सामने आपके मुख से वही चीज़ें निकलें जो समाज के लिए उपयोगी हों, आपके लिए उपयोगी हों, अपने आप के लिए उपयोगी हों, अन्यथा या अनावश्यक रूप से आप बोलें नहीं। ऐसे विचारों को लेकर भी प्रतीकात्मक तौर पर इस तरह की कल्पना की गई थी। तो ये हमारे 2 व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब हम अगली व्यवस्था में चलते हैं। तीसरी जो हमारी व्यवस्था है उसकी चर्चा करेंगे। आप देख लें, इनको समझाने का प्रयास किया है, समझ लेंगे तो आप स्पष्ट तौर पर चर्चा कर पाएंगे कि कोई सी चीज़ समाज के लिए उपयोगी थी या कौन सी चीज़ समाज के लिए अनुपयोगी थी, या जो हम जिस व्यवस्था का आज स्वरूप देख रहे हैं वो वास्तव में उपयोगी है या नहीं है। इस तरह की चर्चाएं हम कर सकेंगे। तो अब हमारा जो अगला जो कार्य है या अगला जो बिंदु था उसकी चर्चा करने से पहले हम एक बार तीसरा जो है वर्णों के कार्य, वह विषय अपने आप में इतना कमज़ोर नहीं है या इतनी उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये आज भी हमारे लिए आधार का काम कर रही है, आज भी हमारे समाज में। और हमारे समाज में होने की वजह से आज भी ये व्यवस्था हमारे समाज में है, तो हम उसी समाज में रह रहे हैं। तो आज जब हम उसकी और उसके साथ तुलना करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से ये व्यवस्था समझ में आएगी और आप समझ सकेंगे कि इस व्यवस्था में वर्तमान रूप में क्या कमियां रह जाती है और उन कमियों का समाधान अब हो सकता है या नहीं। अब आपको पता है कि आरक्षण दिया गया है, उस कमी को दूर करने के लिए क्या दिया गया? आपको आरक्षण दिया गया। लेकिन आरक्षण किसी भी तरह से नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या अगर मनु होते तो क्या वो आरक्षण देते या नहीं देते, ये सब बिंदु आप पढ़ें, उनकी चर्चा करें, मंथन करें, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ कैसी थी जब मनु ने उस सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करने का प्रयास किया, या आज परिस्थितियाँ कैसी हैं कि जिसकी वजह से आरक्षण देना पड़ रहा है। तो उस आरक्षण के साइड इफ़ेक्ट भी आपको दिखेंगे, क्योंकि हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगला हमारा एक टॉपिक और है कि इन वर्णों के आपसी संबंध कैसे रहें। तो वो आपसी संबंध मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, मजबूत हैं तो किन आधारों पर, कमज़ोर हैं तो किन आधारों पर, ऐसी चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम चर्चा करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो कि हमारा है वर्णों के कार्य, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इन दोनों चीज़ों का अध्ययन करें, ठीक से देखें, समझ कर चलें। मेरा इतना ही आपसे आग्रह, समझेंगे तो अच्छा रहेगा और समझ में आएगा और प्रश्न खड़े होंगे और हर प्रश्न का जवाब देने का कोशिश की जाएगी जितने पॉसिबल होंगे, और नोट्स तैयार करते चलें, पढ़ते चलें, ठीक है। तो देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है वर्णों के कार्य।